नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 8 सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्नों के साथ साथ जो भी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है उसको आप लोग ध्यान से ज़रूर देखें शुरू से लास्ट तक। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। कानून के समझ समानता यानी विधि के समझ समता अनुच्छेद 14 यह मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 यह भी मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 25-28 भी मूल अधिकार है, 23-24 भी मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 भी मूल अधिकार है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जो समान कार्य के लिए समान वेतन है वह मूल अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक लक्ष्य है। इसके अलावा अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनका उल्लेख किया गया है। जैसे सभी नागरिकों को जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार, बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर आदि, और इसके अलावा स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यह जो है अनुच्छेद 39 में वर्णित है। तो यह इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान, यह है। कृषि पर आयकर, यह गलत है। कृषि पर आयकर जो है राज्य सरकार लगाती है, न कि ग्राम पंचायतें। ऐच्छिक दान या उपहार, यह भी है। और संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर, यह भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन में पिछला वाला ही प्रिंट हो गया है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूसा बासमती धान, यह सही है। पूसा बासमती जो है धान की प्रजाति है। बहार अरहर, यह भी सही है। सपना मटर की प्रजाति है, सही है। रचना चना की प्रजाति नहीं है, रचना भी जो है मटर की ही प्रजाति है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है वह मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। मेरठ में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोदीपुरम। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह दिया हुआ है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, न कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो विटामिन डी जो है इसका मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश, इसीलिए इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बच्चों में जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। लेजर एक स्रोत है। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड emission of radiation
TION, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म होता है। और इसमें यह एक ऐसी युक्ति है, इसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का स्रोत। और इसकी खोज लेजर किरण की खोज किसने की थी? थियोडर मैमन। ये भी याद रखिए, थियोडर मैमन, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाते हैं तो पानी का आयतन बढ़ता है, आयतन जो है बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और घनत्व घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे आते हैं तो भी आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम। सामान्यतः जो है जो द्रव्य होते हैं उनका जब तापमान कम करते हैं तो आयतन घटता जाता है, लेकिन यह जो है एक विशेष व्यवहार प्रदर्शित करता है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब गर्म करेंगे तो गैस बनेगी तो आयतन तो बढ़ता ही जाएगा और घनत्व घटता जाता है, लेकिन यह 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर भी जो जल है उसका आयतन बढ़ता है। इसीलिए जो अगर किसी डिब्बे में पानी अगर फुल भर के अगर रख दें और उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें तो जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाता है, यानी जब वो बर्फ़ बनता है, तब जो है बॉटल टूट जाता है इसी प्रकृति के कारण इसके। तो 9 इसका आंसर होगा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें मिलान करना है, एक तरफ अधिनियम दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रमुख विशेषता। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, यानी 2। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन। और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना, यानी भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई थी, यानी ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। ये याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम की 1909 की विशेषता, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ और प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन जो लागू हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और जो भारत पाकिस्तान की स्थापना हुई थी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो यह जो है सही है, उद्देश्य के प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो यह भी सही है, और उसकी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया, यह सही है। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई, यह भी सही है। संविधान के प्रारूप पर जो रिपोर्ट थी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, वह लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर स्वीकार की गई थी। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था, गलत। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज का, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था, तो यह भी सही है। दांडी मार्च के बाद ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक दलीय शासन प्रावधान करता है, तो एक दलीय प्रणाली में एक ही राजनीतिक दल का जो है महत्व प्राप्त होता है, तो इसलिए जो है सरकार में और अधिक जो है स्थायित्व होती है। तो पहला सही है। दल में और अधिक अनुशासन होता है, तो यह भी सही है। सरकार द्वारा दृढ़ता होती है, यह भी सही है। सरकार की दृढ़ता के लिए चूँकि एक ही पार्टी, एक ही राजनीतिक दल को महत्व प्राप्त होता है। दल में और अधिक अनुशासनहीनता, तो यह गलत है। जब अनुशासन है तो अनुशासनहीनता तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर है, निम्नलिखित के आरोही क्रम में उनका जो है व्यवस्थित करना है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है नगरीय जनसंख्या किस में है? चारों में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे चूँकि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला है, तो पहले हम पश्चिम बंगाल को रखेंगे, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इस क्रम को मत चुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में कहा है। अगर यही अवरोही क्रम कहता तो ऑप्शन ए सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जबकि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और चेर वंश का संस्थापक जो है उदयनजेराल था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न, 1990 के दशक में लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए थे। जब 1990 के दशक में जब आर्थिक नीति जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण लागू हुआ था, तो उससे विदेशी निवेश जो है सीधा बढ़ा था, तो ये सही हो जाएगा। उन्नत आर्थिक वृद्धि, यह भी सही है। और गैर बराबरी विकास, उसकी वजह से गैर बराबरी विकास हुआ था। जो कुछ लोग अमीर थे जो अमीर ही होते चले गए, गरीब ही रह गए, तो यह भी सही है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन तो आया ही, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। नेक्स्ट प्रश्न में मिलान करना है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी A4। 1576 हल्दी घाटी की लड़ाई, B3। 1817 से 19 या तृतीय मराठा युद्ध, यानी C2। और 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध, यानी D1, यानी 4321। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न में भी मिलान करना है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी A3। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, B4। करो या मरो, महात्मा गांधी, C1। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने, D2, यानी 3412। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्फीतकारी दबाव के कारण क्या होता है वह आप दिया हुआ है, उसके साथ जो है उसको लेकर जो है कोड चुनना है। तो स्फीतकारी दबाव क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के कारण मूल स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि जो होती है वही मुद्रास्फीति होती है। सामान्य भाषा में अगर हम बोलें तो अगर जैसे मुद्रा की जो है वह मार्केट में ज़्यादा आ जाए, मुद्रा मार्केट में ज़्यादा आ जाए तो लोगों के पास मुद्रा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे मुद्रा, जब कोई भी चीज़ किसी के पास ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। जब उसकी वैल्यू घट जाएगी यानी मुद्रा की वैल्यू घट गई, तो वस्तु जो उसी मुद्रा में जो वस्तु मिलती थी अब उसके लिए ज़्यादा मुद्रा देना पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू घट गई है, यानी अब सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, तो ऐसा सही है। और लोगों में असंतोष भी पैदा होता है। जब महंगाई आएगी तो लोगों में असंतोष पैदा ही होगा। मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए अगर हम सामग्री उपलब्ध कराते हैं, यह भी सही है। राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोई सुमेलित नहीं है?
हार्मोन मूड, यह सही है। एंजाइम उपापचय में भाग लेते हैं, यह भी सही है। एंटीऑक्सीडेंट पाचन, यह गलत है। एंटीऑक्सीडेंट का पाचन से जो है कोई प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। ये शरीर में पाचन व अन्य क्रियाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न मुक्त मूलक जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक, इनके जो है प्रभाव को नष्ट करते हैं, नुकसानदायक होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट इनके प्रभाव को, मुक्त मूलक के प्रभाव को नष्ट करने में सहायक होते हैं। और वसा से ऊर्जा मिलती है, यह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। एंटीऑक्सीडेंट पाचन के लिए नहीं बल्कि मुक्त मूलकों यानी फ्री रेडिकल्स के लिए जो है उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से हो जाता है। मानव शरीर में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वाइटर। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है, इसका मतलब हुआ कि अवमूल्यन यानी मुद्रा की जो है वैल्यू घटा दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए पहले $1 में 70 रुपये मिलता था। अब भारत ने क्या किया, अपने से, डॉलर की वैल्यू नहीं बढ़ी, भारत ने अपने से जो है इसका वैल्यू घटा के 75 रुपये, मतलब रुपए की वैल्यू घटा दी, तो अब $1 में 75 रुपये मिलने लगा। अब देखिए, अब अगर कोई अपने देश से आयात कर रहा है, आयात का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई सामान मंगाना। अब बाहर से कोई सामान, मान लीजिए $1 था, कोई वस्तु थी, उसका दाम $1 था, तो पहले क्या देता था वो 70 रुपये दे देता था, तो $1 उसका हो जाता था। लेकिन अब चूंकि अब 75 रुपये हो गया है, तब उसी सामान को, $1 के ही सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 75 रुपये। यानी आयात क्या हो गया है? अब महंगा हो गया। आयात हो गया महंगा, और निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहां पर अवस्थित है? तो किम्बरले खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का खान है और इसे बिग होल भी कहा जाता है, बिग होल। और यह इतना बड़ा खान है कि इसे जो है वास्तव में अंतरिक्ष से भी जो है देखा जा सकता है। तो किम्बरले खान कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए थे, बल्कि सीधे 1974 में सीधे जो है भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में पदभार ग्रहण किया था। बाकी बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो भारत में राज्यसभा जो है राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई समस्या है या कोई डाउट है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, या कोई सुझाव है तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम लोग वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।